आप सबका वेलकम है निर्माण 2.0 प्रैक्टिस बैच के इस लेक्चर नंबर 2 में। और यहाँ पर हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी को। हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था सीमेंट, और बहुत ही अच्छे से विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज हमने डिस्कस किया था कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट क्या होती है, सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है, सीमेंट की पहचान क्या है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है, और कौन से ऐसे रॉ कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिल करके सीमेंट बनता है, उनकी क्या खासियत होती है, उनके क्या ड्रॉबैक्स होते हैं। ये सब हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो मैं यह आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो में आ रहे हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इससे पहले आपने प्रॉपरली उस वीडियो को देखा होगा, उसके नोट्स बनाए होंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव हमने उसमें डिस्कस किया है उसको आपने अच्छे से समझा होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है, और इसकी जो चैट बॉक्स है इसमें जा करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं और तुरंत ही आपको उसका रिप्लाई भी मिलेगा। यह फैसिलिटी इसलिए दी गई है क्योंकि बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं जिसको डिटेल में पढ़ाने के बावजूद देखा जाता है कि कुछ ना कुछ डाउट रह ही जाता है। इसलिए आप जब भी चाहें, जब भी आप लेक्चर देख रहे हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइम वीडियो लाइव हो रही है आप उसी टाइम वीडियो देखें। आप आज से 10 दिन बाद भी देखेंगे, 20 दिन बाद भी देखेंगे, तो ये फैसिलिटी अवेलेबल है। आप आराम से जा करके वहाँ पर अपना डाउट पूछ सकते हैं और आपको इंस्टेंट उसका रिप्लाई मिलेगा। आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, जिसे हम हाइड्रोलिसिस ऑफ सीमेंट भी कहते हैं या हाइड्रोलिसिस रिएक्शन भी कहते हैं। इस पूरे लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सीमेंट के हाइड्रेशन के बारे में। इस हाइड्रेशन की वजह से जो अलग अलग तरह के कंपाउंड बनते हैं जिसको हम लोग बोक्स कंपाउंड कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। बोक्स कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके बीच में कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ सेटिंग जो होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर्स जो इन्वॉल्व होते हैं सीमेंट के हाइड्रेशन में, सीमेंट के प्रिपरेशन में, उसके बारे में बात करेंगे। एंड फिर जितना भी हमने पढ़ लिया है थ्योरी, उससे रिलेटेड हम लोग 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाएंगे जो कि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीटली क्लियर कर देंगे, बहुत ही अच्छे से समझने में हमारी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। और बहुत ही आराम से, कल की तुलना में मैंने आज थोड़ा सा चीज़ों को इम्प्रोवाइज किया है, और आज मैंने आपके लिए थोड़ा सा बुलेट पॉइंट्स के रूप में नोट्स ज़्यादा ऐड किए हैं ताकि समझने पे आपका फोकस ज़्यादा रहे, और जो लिखने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा था उसको हम बचा सकें। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट किया गया है। आई होप आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले हम जब बात करते हैं तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट की, ज़्यादा पॉपुलर नाम हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट है, लेकिन हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में इसको हम हाइड्रोलिसिस ऑफ सीमेंट भी कह सकते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब सिंपल सा होता है, जब भी कोई मटेरियल, कोई कंपाउंड, कोई कंपोनेंट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उसे हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है, हाइड्रो मतलब क्या होता है, तो आपका वाटर होता है। लैटिन भाषा में हाइड्रो का मतलब क्या होता है, आपका वाटर होता है। ये हाइड्रोजन मत समझ लेना, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही क्या बना है, हमारा वाटर बना हुआ है। तो इसीलिए हाइड्रोलिसिस वर्ड हमारा होता है कि जब भी कोई मटेरियल, कोई एलिमेंट, कोई कंपाउंड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उसे हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है, और जब हम लोग इसको सिविल इंजीनियरिंग की भाषा में ले आते हैं तो वहाँ पे हम इसी को हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट कहते हैं। यानी कि सीमेंट का वाटर के साथ जो रिएक्शन होता है, सीमेंट का वाटर के साथ जो रिएक्शन होता है वह क्या कहलाता है, वह हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ सीमेंट कहलाता है। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सीमेंट और वाटर के बीच में जो होने वाली रिएक्शन होती है वह क्या है, तो वह एक केमिकल रिएक्शन है। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सीमेंट और वाटर के बीच में जो रिएक्शन होता है वह एक केमिकल रिएक्शन का पार्ट है, या वह एक केमिकल चेंज है, या वह फिजिकल चेंज है, या वो बायोलॉजिकल चेंज है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है। आपको यहाँ पर बस चीज़ों की जो बेसिक्स हैं उनको समझ के चलना है। क्लियर है? तो जब हम यहाँ बात करते हैं सीमेंट और वाटर के बीच के रिएक्शन की, तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि यह एक केमिकल रिएक्शन है। क्यों? यह सीमेंट और वाटर के बीच में केमिकल इंटरेक्शन की वजह से देखने को मिल रहा है। उनके बीच में जो संबंध बन रहा है केमिस्ट्री की वजह से, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से, हम उसको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर जो भी चेंज होगा वह चेंज कैसा होगा, तो जो भी चेंज होगा वो परमानेंट होगा। यानी कि एक बार जो प्रोडक्ट बन गया, आप उससे क्या कर सकते हैं, आप उससे वापस से जो प्रोडक्ट वापस से पहले थे, जो मेन प्रोडक्ट थे, आप उनको प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि जो भी यहाँ पे एलिमेंट, जो भी आपका मटेरियल, जो कि सीमेंट और वाटर है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, आप उसे वापस से प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो सिंपल भाषा में आप यही समझना कि हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एक केमिकल रिएक्शन होता है जो कि सीमेंट और वाटर के बीच में रिएक्शन की वजह से, इंटरेक्शन की वजह से देखने को मिलता है। चूंकि यह एक केमिकल रिएक्शन होता है, इसलिए जो भी चेंज यहाँ पर देखने को मिलता है वह एक परमानेंट चेंज होता है। यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक मतलब जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से जब कभी भी सीमेंट और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हीट निकलती है, हीट काफ़ी ज़्यादा लिबरेट होती है, और इस निकलने वाली हीट को हम क्या बोलते हैं, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं।
क्लियर है। तो यहाँ पे जो हीट लिबरेट होगी उसे हम क्या बोलेंगे, हीट ऑफ हाइड्रेशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि यह हीट निकल रही है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट की वजह से। तो इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि जब कभी भी सीमेंट और वाटर के बीच में रिएक्शन होता है तो हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस होता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन मतलब क्या? हाइड्रेशन के दौरान पैदा होने वाला हीट। तो जो हीट निकल रहा है उसको हमने नाम दे दिया हीट ऑफ हाइड्रेशन। और जिस केमिकल रेट के साथ या केमिकल रिएक्शन रेट के साथ सीमेंट और वाटर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उसे हम रेट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। अब यह केमिकल रिएक्शन रेट क्या होता है? यानी कि सीमेंट और वाटर के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है वह इंटरेक्शन होने की दर क्या है, पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर, कितने जो कंपाउंड्स हैं या कितने जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसी को हम किसी भी केमिकल रिएक्शन रेट के टर्म्स में बात बता सकते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ कि मान लीजिए कि कोई कंपाउंड यहाँ पर ए और बी है, दो कंपाउंड्स हैं यहाँ पे, ठीक है, और दो कंपाउंड यहाँ पे सी और डी है, ठीक है। हम पर मिनट एनालिसिस किए और हमको ये पता चला कि जब ए और बी आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक मिनट के दौरान इनके लगभग 60 जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। वहीं सी और डी जो हैं जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो इनके बीच में लगभग 100 मॉलिक्यूल्स एक मिनट के अंदर इंटरेक्ट कर जाते हैं। यानी कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्ट करने की जो दर है वह इनसे ज़्यादा है। तो हम बोलेंगे कि जो हमारा रेट ऑफ हाइड्रेशन है वह सी और डी का ज़्यादा है ए और बी के कंपैरिजन में। क्लियर है। तो यहाँ पे सीमेंट और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वह किस रेट के साथ आपस में केमिकल रिएक्शन का पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम रेट ऑफ हाइड्रेशन यहाँ पर कहते हैं। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, अगर केमिकल रिएक्शन होगा सीमेंट और वाटर के बीच में तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो बनना ही है। अब वह प्रोडक्ट जो बनता है वह इस बात पर डिपेंड करता है कि सीमेंट का कौन सा कंपाउंड है जो रिएक्ट कर रहा है। ठीक है। अब देखिए बोक्स कंपाउंड को मैं थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ पे हाइड्रेशन को पहले पढ़ाया है। आपको मैं मोटी मोटा बताता हूँ कि बोक्स कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट का किया था हमने, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के दौरान जब टेम्परेचर 1400 से 1600 का होता है तो इस दौरान हाई टेम्परेचर पे 4 इंपॉर्टेंट बोक्स कंपाउंड बनते हैं जो कि एलाइट, बेलाइट, सेलाइट और फेलाइट होते हैं। यानी कि C3S, C2S, C3A, C4AF होते हैं। यानी कि ये जो चारों बोक्स कंपाउंड हैं यह आपका हाइड्रेशन की वजह से नहीं बनते हैं। यह चारों जो बोक्स कंपाउंड हैं यह हमारे रोटरी किल्न में हाई टेम्परेचर पे बर्निंग की वजह से बनते हैं, जिसके जो जिम्मेदार होते हैं वो उनके रॉ कंपोनेंट्स यानी कि लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, जिप्सम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर एंड एल्कलीज हैं। ठीक है। एक ये बहुत ही अगर आपका बेसिक्स नहीं अच्छा है और आपने गाइड से पढ़ी है चीज़ों को तो अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हैं बहुत से लोग कि बोक्स कंपाउंड क्या हाइड्रेशन से बनता है? नहीं, बोक्स कंपाउंड हाइड्रेशन में भाग लेते हैं। बोक्स कंपाउंड कभी भी हाइड्रेशन में आपका प्रोड्यूस नहीं होते हैं, वो भाग लेते हैं। ठीक है। पार्टिसिपेशन होता है बोक्स कंपाउंड का हाइड्रेशन में, और जो बोक्स कंपाउंड बनते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान रोटरी किल में बनते हैं। रोटरी किल में जब टेम्परेचर 1400 से 1600 होता है तो उस दौरान बनते हैं। याद होगा कल हमने आपको बताया था कि रोटरी किल में जो टेम्परेचर है, बहुत से ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बहुत हाई टेम्परेचर पे बर्न होते हैं। उनको डाउन करने के लिए, मतलब कम टेम्परेचर पे बर्न करने के लिए एल्यूमिना का यूज़ किया था। और मैंने आपको सिखाया था कि अगर एल्यूमिना जरूरत से ज़्यादा यूज़ कर दोगे तो यह क्लिंकरिंग टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ कम प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि यही बोक्स कंपाउंड बन नहीं पाएंगे। तो अभी बोक्स कंपाउंड के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप मोटी मोटा ये याद रखिए कि हमारे 4 बोक्स कंपाउंड होते हैं जो कि रोटरी किल में हाई टेम्परेचर बर्निंग की वजह से बनते हैं। कौन कौन से? एलाइट, बेलाइट, सेलाइट, फेलाइट, C3S, C2S, C3A, C4AF। ठीक है। इनमें से जो एलाइट और बेलाइट होते हैं यानी कि C3S और C2S होते हैं, जब यह वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो यह CSH जेल यानी कि कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग टोबरमोराइड जेल भी कहते हैं। वहीं जो C3A और C4AF होते हैं, जब यह वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो यह एट्रिंगाइट जेल बनाते हैं। यानी कि कभी भी C3S और C2S एट्रिंगाइट जेल नहीं बनाएंगे और C3A और C4AF आपका CSH जेल नहीं बनाएंगे। अगर इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो जो सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और केमिकल रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी होती हैं वो CSH जेल की बहुत अच्छी होती हैं। एट्रिंगाइट जेल की उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसीलिए बेसिकली जब भी हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हम C3S और C2S कंपोनेंट की बात करते हैं। यानी कि सीमेंट को जो उसकी स्ट्रेंथ और अच्छी प्रॉपर्टीज मिलती हैं वो बेसिकली C3S और C2S की वजह से मिलती हैं। क्यों? क्योंकि यही दोनों जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपका टोबरमोराइड जेल यानी कि CSH जेल बनता है।
चूंकि C3A और C4AF का वाटर के साथ रिएक्शन में कोई भी CSH जेल नहीं बनता है, एक ट्रिंगाइट जेल बनता है जिसकी सीमेंटिंग वैल्यू बहुत कम होती है, यानी कि स्ट्रेंथ में योगदान इसका बहुत कम होता है, इसलिए स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। उल्टा इनके कई सारे ड्रॉबैक भी होते हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद मन में सवाल आता है कि आखिर ये हाइड्रेशन होगा कैसे, और जो आप यहाँ बोल रहे हो कि CSH जेल का निर्माण होता है वो बेसिकली होता किस तरीके से है। तो यहाँ पे हम इन दोनों को अलग अलग तरीके से तोड़ के दिखाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं C3S की। अगर मैं यहाँ पे C3S का वाटर के साथ रिएक्शन कराता हूँ, देखिए कोई बैलेंस रिएक्शन नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए है कि किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है। तो जब C3S आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पे बनता है आपका कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, यानी कि CSH जेल बनने के लिए सिलिका का होना जरूरी है। इसलिए आप यहाँ देखोगे कि C3A और C4AF में CSH जेल नहीं बन रहा है क्योंकि इन दोनों में सिलिका नहीं है। इंटरव्यू का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है कि क्यों C3A और C4AF में CSH जेल नहीं बनता, ऐसा क्या गुनाह कर दिया इन्होंने। तो गुनाह ये किया है कि इन दोनों में सिलिका नहीं पाया जाता है, और अगर सिलिका नहीं पाया जाएगा तो CSH जेल नहीं बन पाएगा, क्योंकि CSH जेल में एक कंपोनेंट सिलिका भी है, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट। ठीक है, तो C3S का जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो CSH बनता है, और इसके साथ साथ एक बाई प्रोडक्ट बनता है जो कि होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एक मोल आपका बनेगा CSH तो 3 मोल क्या बनेंगे, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेंगे। इसी तरीके से जब C2S रिएक्ट करता है, जब C2X वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ क्या होता है, तो यहाँ पे भी आपका CSH बनेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपका 1 मोल CSH बनेगा, लेकिन बाई प्रोडक्ट के रूप में केवल एक ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और ये बहुत बड़ा गेम चेंजिंग डिफरेंस है इन दोनों के बीच का। क्यों, क्योंकि जो ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये अनडिजायरेबल होता है। अनडिजायरेबल का हमने कल जिक्र किया था, याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो एल्कलीज है और जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है वह रॉ कंपोनेंट में अनडिजायरेबल है। हम नहीं चाहते हैं कि यह प्रेजेंट हो, लेकिन मजबूरी में यह प्रेजेंट होते थे। ठीक है, इम्प्योरिटी के फॉर्म में। उसी तरीके से हाइड्रेशन रिएक्शन के दौरान जब C3S और C2S वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो CSH जेल के साथ साथ यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बनता है। हम नहीं चाहते हैं कि ये बने, लेकिन ये बनेगा ही बनेगा, यह बाई प्रोडक्ट है, सह उत्पाद है। अब जब भी C3S वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 3 मोल बनते हैं, और जब भी C2S वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केवल 1 ही मोल बनता है। और यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि आखिर यह अनडिजायरेबल है क्यों। तो अनडिजायरेबल यह इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से 2 प्रॉब्लम आती हैं। पहला प्रॉब्लम क्या आता है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वह सल्फर अटैक को बढ़ा देता है। क्या करता है, यह सल्फर अटैक को इंक्रीज कर देता है। सल्फर अटैक को इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया कि यह केमिकल रेसिस्टेंस को कम कर देगा। ठीक है, केमिकल रेसिस्टेंस मतलब क्या होता है कि अगर बाहर से कोई भी केमिकल अटैक करता है तो सीमेंट उसे रेसिस्ट कर लेगा। ठीक है, तो यह केमिकल रेसिस्टेंस को कम कर देता है और सल्फर अटैक के चांसेस को बढ़ा देता है। तो पहला तो प्रॉब्लम यही है कि अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा तो यह क्या करेगा, यह सल्फर अटैक को बढ़ाएगा, यानी कि केमिकल रेसिस्टेंस को कम कर देगा। साथ ही साथ में जब आप इस सीमेंट के, जो भी आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला सीमेंट है, उसके हेल्प से जब भी आप कंक्रीट बनाओगे तो वह कंक्रीट क्या हो जाएगा, तो वह कंक्रीट पोरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो वह जो कंक्रीट है वो पोरस हो जाएगा। पोरस का मतलब होता है ऐसा कंक्रीट जिसमें छोटे छोटे छेद हों, और पोरस होने की वजह से होगा क्या, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। ठीक है भाई, अगर किसी भी चीज़ में छेद है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो फिर से ध्यान रखना, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट में C3S और C2S जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट बनता है। C3S का वाटर के साथ रिएक्शन होने पे 1 मोल CSH जेल के साथ 3 मोल आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। वहीं C2S के केस में जब यह वाटर से रिएक्ट करता है तो 1 मोल कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट के साथ 1 ही मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अनडिजायरेबल होता है, यह एक बाई प्रोडक्ट है, इसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये बनेगा ही बनेगा। अनडिजायरेबल क्यों होता है, क्योंकि यह सल्फेट अटैक को बढ़ाता है, केमिकल रेसिस्टेंस को घटाता है, कंक्रीट को पोरस बना देता है, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ कम हो जाता है। अब अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करोगे तो C3S की वजह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा बन रहा है, वहीं C2S की वजह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कम बन रहा है। इस वजह से जहाँ कहीं भी हमको केमिकल रेसिस्टेंस ज़्यादा चाहिए होता है, हम वहाँ पर सीमेंट में C2S की मात्रा ज़्यादा मेंटेन करते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से आप चीज़ों को याद करोगे तो आपको लंबे टर्म पे चीज़ें आपको याद रहेंगी।
तो हाइड्रेशन क्या होता है ये आपको मैंने सिखाया, और हाइड्रेशन कैसे होता है ये भी आपको मैंने बता दिया। CSH क्या होता है, तो CSH ही हमारा क्या है, वह मेन बाइंडिंग मटेरियल है। ये क्या करता है, यही आपका बाइंडिंग एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, बाइंडिंग एंड स्ट्रेंथ, ठीक है, कौन देता है, तो बाइंडिंग एंड स्ट्रेंथ देता है यहाँ पे कौन, तो C3S और C2S के बनने वाला CSH जेल। ठीक है, अब देखिए, तो अब यहाँ पे हमने समझ लिया कि क्या होता है हाइड्रेशन। तो अब अगला जो स्टेप आता है समझने का, वो होता है बोक्स कंपाउंड, यानी कि बोक्स कंपाउंड किस तरीके से काम करते हैं, हम इसके बारे में यहाँ पर अब थोड़ा सा बात करते हैं। बोक्स कंपाउंड कब बनता है, आपको बताया मैंने कि जब रोटरी किल में जब हमारा स्टेज होता है बर्निंग का, ठीक है, याद होगा आपको बर्निंग स्टेज, कल आपको बताया था कि रोटरी किल में 3 फेज होते हैं, एक डिहाइड्रेशन का 425 डिग्री सेल्सियस पे, एक हमारा था कैल्सिनेशन का 800 से 900 डिग्री सेल्सियस पे, और एक था फिर बर्निंग का 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस पे। कुछ बुक में 1400 से 1500 भी लिखा है, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतने हाई टेम्परेचर पे जब कभी भी हम लोग रॉ कंपोनेंट्स जो हैं, कैलकेरियस आर्गिलेशियस मटेरियल जो हैं, उनको जब हम लोग बर्न करते हैं तो वहाँ पे क्लिंकर्स बनते हैं, और इन्हीं क्लिंकर्स में आपके बोक्स कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। या बोक्स कंपाउंड टोटल 4 होते हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट यानी कि C3S, डाई कैल्शियम सिलिकेट यानी कि C2S, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट यानी कि C3A, और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट यानी कि C4AF। ठीक है, अब एक एक करके जरा इनकी प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यही है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट को हम शॉर्ट फॉर्म में C3S लिखते हैं, और इस C3S का मतलब क्या है, तो इस C3S का मतलब है कि यहाँ पे C दिखाता है कैल्शियम यानी कि लाइम के कंपोनेंट को, और S दिखाता है सिलिका के कंपोनेंट को। अगर हम केमिकल भाषा में लिखें तो इसको लिख सकते हैं 3CaO.SiO2। ठीक है, तो केमिकली आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आप इसको C3S बोलते हैं। कॉमन भाषा में इसको हम एलाइट कहते हैं, क्या बोलते हैं, एलाइट कहते हैं। कंपोजिशन की बात करें तो यह सीमेंट में लगभग 30 से 50% तक पाया जाता है, ऑन एन एवरेज यह 40% प्रेजेंट होता ही है। यह सबसे ज़्यादा सीमेंटिंग प्रॉपर्टी देने वाला मटेरियल है, यानी कि जब बोक्स कंपाउंड के सीमेंटिंग प्रॉपर्टी की तुलना की जाती है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा सीमेंटिंग प्रॉपर्टी कौन देता है, तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट देता है। यानी बाइंडिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, अर्ली स्ट्रेंथ, वो कौन देगा, तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट देगा। ठीक है, तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में C3S बोलते हैं, इसे हम केमिकली 3CaO.SiO2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसीलिए 3 यानी कि यहाँ पे 3 मोल था, और S के आगे कुछ नहीं है यानी कि 1 मोल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि इसका जो हाइड्रेशन होता है वो 7 से 14 दिन में कंप्लीट हो जाता है, यानी कि जो अर्ली हाइड्रेशन और अर्ली हार्डनेस है, उसके साथ साथ जो अर्ली स्ट्रेंथ है, वह आपका C3S की वजह से देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब भी हम हाइड्रेशन की बात करते हैं तो हाइड्रेशन का जो अर्ली फेज होता है वो जनरली आपका C3A की वजह से आता है। ठीक है, और जब भी हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो वहाँ पे स्ट्रेंथ की बात जब आते हैं तो वहाँ पे C3S आता है। तो इसको आप देखेंगे तो मैंने सबको एक साथ मिला के बोला है। ठीक है, कि अर्ली हाइड्रेशन और हार्डनेस के बाद जब हम अर्ली स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो वह कौन देता है, तो C3S देता है। अर्ली हाइड्रेशन कौन देगा, C3A देगा। अर्ली हाइड्रेशन और हार्डनेस के साथ स्ट्रेंथ कौन देगा, तो आपका C3S देगा। तो जब कभी भी क्वेश्चन आता है कि अर्ली स्ट्रेंथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो अर्ली स्ट्रेंथ के लिए C3S रिस्पॉन्सिबल होता है। अर्ली हाइड्रेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो अर्ली हाइड्रेशन के लिए C3A रिस्पॉन्सिबल होता है। अर्ली हाइड्रेशन और हार्डनेस के बाद अर्ली स्ट्रेंथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो C3S रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्वेश्चन कई तरीके से बना सकते हैं, वो एग्जामिनर की इनोवेशन के ऊपर है कि वह क्वेश्चन को किस तरीके से आपके सामने रख रहा है। ठीक है, तो हम समझ गए कि इसका कॉमन नेम एलाइट है। यह 30 से 50% प्रेजेंट होता है, सबसे बेहतर सीमेंटिंग मटेरियल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एंड स्ट्रेंथ जो मिलती है वह इसी की वजह से आती है। सीमेंट में जो अर्ली स्ट्रेंथ होता है, शुरू के 7 से 14 दिन में जो प्राप्त होता है स्ट्रेंथ, वह हमको इसी की वजह से देखने को मिलता है। इसीलिए जहाँ कहीं भी हमको ऐसा काम करना है जिसमें हमको स्ट्रेंथ जल्दी चाहिए, हम वहाँ पर C3S की मात्रा को बढ़ा करके सीमेंट का प्रयोग करते हैं, यानी ऐसे सीमेंट का प्रयोग करते हैं जिसमें C3S की मात्रा नॉर्मल कंटेंट से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वह ये है कि यह आपका फ्रीजिंग एंड थॉइंग और फ्रॉस्ट एक्शन के प्रति रेसिस्टेंस देता है। पहले हम फ्रॉस्ट एक्शन की बात करते हैं। फ्रॉस्ट मतलब ओला पाला। आप देखते होंगे कभी कभी जब बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ती है तो वहाँ पे क्या होता है, ठंडक की वजह से आपका क्या होता है, सरफेस बर्फ से जम जाती है, और कई बार बर्फ के टुकड़े भी वहाँ पे स्ट्राइक होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ठंडक से बचाने का काम कौन करता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट करता है। क्यों,
क्योंकि इसमें हाइड्रेशन काफ़ी जल्दी होने की वजह से हीट ऑफ हाइड्रेशन अच्छा खासा निकलता है। तो एक गर्मी प्रेजेंस होती है इसके आसपास, जिस वजह से यह ठंडक के प्रभाव को काफ़ी हद तक रोक लेता है। इसके अलावा यह फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन के प्रति भी रेसिस्टेंस देता है। तो पहले तो समझते हैं कि फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन होता क्या है। तो मैंने यहाँ पे समझाने के एक डायग्राम का यूज़ किया, इसको आप समझना। मान लीजिए कि बाहर का टेम्परेचर बहुत ही कम है, तो होगा क्या, ये वाटर को जमाने का प्रयास करेगा। अब होगा क्या कि वाटर का वह हिस्सा जो एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट टच में है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। और आपको पता होगा कि जो आइस होता है, जब वाटर जमता है तो क्या बन जाता है, आइस बन जाता है। और जो हमारा आइस होता है ना, उसका थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही कम होता है, यानी कि वह आसानी से हीट को और ठंडक को अपने थ्रू पास नहीं होने देता है। इसीलिए जब ठंडक का मौसम आता है तो वहाँ पर झील जम जाती है, उसका ऊपर का सरफेस जम जाता है, लेकिन जो नीचे का सरफेस है वहाँ पे अभी भी पानी प्रेजेंट होता है, इसीलिए मछलियाँ जिंदा रह पाती हैं। तो वही सेम चीज़ होती है कि जब कभी भी आप मान लीजिए कंक्रीट है या फिर कोई आपने रोड बनाया है और उसमें क्या है, उसमें गड्ढे वगैरह हैं, उसमें पानी जमा हो गया। जब ठंडक बहुत ज़्यादा आई तो ठंडक ज़्यादा होने की वजह से उसमें जो पानी प्रेजेंट है वह जमने लगा। जो पानी बाहर है वह जम जाएगा, यानी कि फ्रीज हो जाएगा। और नीचे का जो वाटर है वह तो अभी भी जमा नहीं है, तो वह क्या करेगा, वह इनके ऊपर क्या करेगा, वह आइस की वजह से दबेगा। सॉरी, एक मिनट। ठीक है। तो अब यहाँ हुआ क्या, हुआ ये कि जो भी हमारा एटमॉस्फेयर कह सकते हैं कि एक व्यवहार है, उसमें होता ये है ना कि जब भी हीट एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है, हीट की बात करें ना, चाहे आप गर्मी की बात करो चाहे ठंडी की बात करो, दोनों का नेचर सेम होता है। ठीक है। तो हमने पढ़ा था फिजिक्स में 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जो वाटर होता है और जो आइस होता है, दोनों की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है। और यही कारण है कि पानी के अंदर चाहे बहुत गर्मी हो चाहे बहुत ठंडी हो, जो मछलियां हैं वो सर्वाइव कर जाती हैं। अब होगा क्या, जब आसपास का जो एटमॉस्फेयर बहुत ठंडा होगा तो कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स में जो वॉइड्स हैं उसमें क्या होगा, पानी प्रेजेंट होगा। अब वो पानी जमेगा, तो पानी का वह पोर्शन जमेगा जो कि एटमॉस्फेयर की तरफ है, वो बन जाएगा क्या, वो बन जाएगा आइस। और उसके नीचे जो वाटर है वो दब जाएगा। अब आइस का आपको पता होगा, हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि आइस का जो वॉल्यूम होता है वो वाटर की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो अब आइस फैलना चाहेगा, तो जब आइस फैलना चाहेगा तो यह क्या करेगा, वह एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा अपने आसपास की दीवार पे भी और नीचे जो वाटर प्रेजेंट है उस पर भी। और प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए क्या पैदा होता है, स्ट्रेस। आपने पढ़ा है कि अगर प्रेशर एक्शन होता है तो स्ट्रेस उसी का रिएक्शन होता है। तो प्रेशर यहाँ पे आइस की तरह पड़ेगा और उसी के जवाब में जो वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, अंडर द स्ट्रेस आ जाएगा। तो यह पूरा जो प्रोसेस है ना वो कंक्रीट के स्ट्रक्चर को कमजोर बनाएगा। तो अब होगा क्या कि अगर C3S की मात्रा ज़्यादा है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से हीट ऑफ हाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा निकलेगी और यह हीट ऑफ हाइड्रेशन इस बर्फ को जमने से रोकेगी। यानी कि अगर बर्फ जम भी गई है तो उसको धीरे धीरे पिघलाएगी और इस वजह से क्या होगा, हमारा जो फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन है वो कम हो जाएगा। ऐसे दूसरे शब्दों में कहेंगे कि अगर C3S की मात्रा ज़्यादा है तो बर्फ जमने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। क्लियर। तो जो हमारा C3S है वो कहीं ना कहीं फ्रीजिंग एंड थॉइंग से और फ्रॉस्ट से बचाने का काम करता है। क्लियर। तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया, अलाइट हो गया। इसका परसेंटेज कितना होता है, तो 30 से 50% होता है। सबसे बेहतर सीमेंटिंग मटेरियल है, क्यों, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा अर्ली स्ट्रेंथ के लिए और बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हाइड्रेशन पूरा होने में 7 से 14 दिन लग जाते हैं और अर्ली हाइड्रेशन एंड हार्डनेस के बाद अर्ली स्ट्रेंथ इसी की वजह से देखने को मिलता है। यह फ्रीजिंग एंड थॉइंग के साथ साथ फ्रॉस्ट एक्शन के प्रति भी रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसका प्रयोग हर उस जगह पे किया जाता है जहां पर हमको अर्ली स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि रोड वर्क हो गया, जैसे कि ठंडे एरिया हो गए या फिर प्री फैब्रिकेशन वर्क हो गया। रोड वर्क में क्यों क्यों क्योंकि जब आप कंक्रीट रोड बनाते हैं तो वहाँ होता क्या है कि आपने कंक्रीट की स्लैब डाल दी। अब अगर मान लीजिए कि वो नॉर्मल सीमेंट से OPC से बनाएंगे हम, तो होगा ये कि वहाँ पे उसको क्योरिंग करने के लिए ज़्यादा समय लगता है। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा ना कि आप ट्रैफिक को कितने दिनों तक रोक पाओगे, तो हम वहाँ पे ऐसे सीमेंट का यूज़ करना बेटर मतलब कि प्रेजेंट करते हैं जिसमें C3S की मात्रा ज़्यादा हो। इससे होगा क्या कि उसकी अर्ली स्ट्रेंथ जल्दी प्राप्त हो जाएगी। उससे होगा ये कि आप ट्रैफिक को रिलेटिवली जल्दी छोड़ सकते हैं, ट्रैफिक वहाँ से जल्दी से जा सकता है, आपको बहुत दिनों तक ट्रैफिक को रोकने की जरूरत नहीं है। कोल्ड रीजन में क्यों, कि कोल्ड रीजन में जब आप यूज़ करेंगे तो आसपास का जो तापमान है वो बहुत ठंडा होता है, जिस वजह से जो आपका हाइड्रेशन रिएक्शन होती है ना वो स्लो हो जाती है। हाइड्रेशन रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और हर एक्सोथर्मिक रिएक्शन थर्मोफिलिक होती है। मतलब कि जब तापमान ज़्यादा होता है तो वो तेज़ी से रिएक्ट करती है और जब तापमान कम होता है तो वो स्लो हो जाती है।
तो अगर बहुत ठंडे एरिया में आप कंक्रीट का सीमेंट का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से क्या होगा, आसपास का जो तापमान है वो नॉर्मल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो चूंकि हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन हाइड्रेशन रिएक्शन जो है वह एक थर्मोफिलिक रिएक्शन है, मतलब कि वह हीट पे डिपेंड करती है, आसपास के तापमान पर डिपेंड करती है। तो अगर आसपास का तापमान काफ़ी कम रहेगा तो जो हाइड्रेशन रिएक्शन है वो स्लो होगी। हाइड्रेशन रिएक्शन स्लो होने की वजह से वहाँ पे आपको शटरिंग भी ज़्यादा देर तक करना पड़ेगा एंड बाकी सारे काम को करने में भी डिले हो जाएगा। तो इसीलिए कोल्ड रीजन में हम करते क्या है, हम C3S की मात्रा जिस सीमेंट में ज़्यादा है हम ऐसे सीमेंट को यूज़ करते हैं जिससे कि हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा निकलता है और आसपास का तापमान भी क्या होता है, कम हो जाता है, बढ़ जाता है। और इससे होता ये है कि आपका शटरिंग वगैरह का समय बच जाता है। दूसरी चीज़, C3S की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से स्ट्रेंथ भी जल्दी प्राप्त हो जाती है। तो दोनों फायदे होते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा निकलने की वजह से वहाँ पे आपका आसपास का जो तापमान है वह मैनेज हो जाता है, और दूसरा अर्ली स्ट्रेंथ मिलने की वजह से शटरिंग टाइम भी बच जाता है। प्री फैब्रिकेशन वर्क क्या होता है, बहुत सारी जगह पे होता यह है कि स्लैब वगैरह पहले से बने बनाए आते हैं और सीधा यूज़ कर लिया जाता है। तो ऐसी जगह पर भी हम C3S की मात्रा ज़्यादा जिस पे है वैसे सीमेंट का यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑर्डर बड़ा आ रहा है। मान लीजिए एक साथ आ गया 1000 हमको स्लैब चाहिए, ठीक है, और अगर आप 28 दिन तक क्यूरिंग करके स्लैब को प्रोवाइड करोगे ना तो हो चुका काम। तो वहाँ पे हम लोग हमेशा ऐसे सीमेंट का यूज़ करते हैं जिसमें क्या हो कि हम जल्दी से उसकी स्ट्रेंथ को गेन कर सकें और उसके बाद हम उसको जल्दी से ऑर्डर डिस्पैच कर सकें और हमारा जो प्रोडक्शन रेट है वो क्या हो, वो ज़्यादा हो जाए। क्लियर है? चलिए, अब हमारा आता है सेकंड, जो कि हमारा है डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S। इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम बेलाइट है। कंपोजिशन की बात किया जाए तो 25 से 40% तक यह प्रेजेंट होता है। ऑन एन एवरेज यह 32% प्रेजेंट होता है। अलग अलग ग्रुप में रेंज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, इसमें घबराने की बात नहीं है। अब इसकी खास बात क्या होती है, आपको याद होगा कि जब मैंने आपको केमिकल रिएक्शन दिखाया था तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जब भी C2S रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, तो हमारा 1 मोल बनता है CSH और 1 मोल बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि यहाँ पर हमें क्या करता है, हमें ज़रूरत से ज़्यादा केमिकल रेजिस्टेंस देता है। यानी कि जो केमिकल रेजिस्टेंस का अभाव हमको C3S, C3A, C4AF की वजह से देखने को मिल रहा था, उसे कंपनसेट करने का काम कौन करता है, तो डाई कैल्शियम सिलिकेट करता है। क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा कम होने की वजह से यह सल्फर अटैक को आसानी से होने नहीं देता है और कंक्रीट को पोरस होने से भी बचाता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि C2S में कैल्शियम की मात्रा, कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा कम होने की वजह से यह हीट ऑफ हाइड्रेशन कम लिबरेट करता है, यानी कि इस रिएक्शन में हमारा हीट उतना नहीं निकलता है जितना आपका C3A, C4AF या फिर C3S में निकलता है। इसके अलावा हाइड्रेशन स्लो होने की वजह से इसे स्ट्रेंथ गेन करने में भी क्या होता है, काफ़ी समय लगता है। तो लेट हाइड्रेशन होता है और हाइड्रेशन को पूरा होने में लगभग 1 साल लग जाता है। इसीलिए अर्ली स्ट्रेंथ में इसका योगदान नहीं होता है, बल्कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ में इसका योगदान होता है। ठीक है, तो ये तीनों जो पॉइंट है ये आपस में लिंक है। इसको हमेशा याद रखना कि जो डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है उसका हाइड्रेशन स्लोली होता है, रिएक्शन को कंप्लीट होने में समय लगता है, इसीलिए हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम पैदा होता है और इसलिए यह अर्ली स्ट्रेंथ के लिए नहीं बल्कि यह अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए इसका प्रयोग ऐसी जगह पे किया जाता है जहां पर बहुत ही मैसिव कंस्ट्रक्शन करने हैं। क्यों? क्योंकि जब आप बहुत मैसिव कंस्ट्रक्शन करते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जैसे कि डैम हो गया, जैसे कि ब्रिज हो गया, जैसे कि रिटेनिंग वॉल हो गया, जैसे कि बड़े बड़े बेसमेंट्स हो गया, तो ऐसी जगह पे होता ये है कि वहाँ पर आपने स्ट्रक्चर बहुत बड़ा बनाया है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे आपने सीमेंट भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया होगा, और जब आपने सीमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ किया है तो हाइड्रेशन के दौरान हीट भी बहुत ज़्यादा निकलेगी। जब हीट बहुत ज़्यादा निकलेगी तो थर्मल क्रैक्स भी बहुत ज़्यादा पैदा होंगे। तो थर्मल क्रैक बहुत ज़्यादा पैदा ना हो इसके लिए हीट ऑफ हाइड्रेशन को कम करना ज़रूरी है, और हीट ऑफ हाइड्रेशन को कम करने के लिए हम लोग सीमेंट में C2S की मात्रा को बढ़ा देते हैं। इससे होगा क्या कि C3S तो अपना जो हीट निकाला वो निकालेगा ही, लेकिन C2S की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से यह थोड़ा सा हीट ऑफ हाइड्रेशन को कंट्रोल करने का काम कर देगा। तो ये इसके अपने एडवांटेज होते हैं। बढ़िया, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट हमारा है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, जिसको हम बोलते हैं C3। अच्छा, यहाँ पे केमिकल फॉर्मूले की मैंने बात की ना, कि जैसे हमने वहाँ बात किया था कि वो क्या था, वो हमारा था 3CaO.SiO2। उसी तरीके से जब हम यहाँ बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2CaO.SiO2। ठीक है, तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो 2CaO.SiO2 होता है। इसको याद रखना, एग्जाम में डायरेक्टली फॉर्मूले मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं, इसमें कोई मतलब गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि आप इसमें कोई गलती करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है हमारा जो सीमेंट का दुश्मन भी कहा जाता है,
ये हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, जिसको सिंबॉलिक फॉर्म में अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं C3A। ठीक है, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो C के साथ 3 है, यानी कि क्या हो जाएगा, अगर C के साथ 3 है तो ये हो जाएगा हमारा 3CaO, ये तो रहेगा ही, इसके साथ साथ यहाँ पे आ जाएगा Al2O3। ठीक है, तो 3CaO.Al2O3 इसका हो जाता है केमिकल फॉर्मूला। ठीक, कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम क्या होता है, तो कॉमन नेम इसका सेलाइट होता है। क्या होता है, सेलाइट होता है। कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन क्या होता है, तो 8 से 12% तक यह सीमेंट में प्रेजेंट होता है। ऑन एन एवरेज की बात करेंगे तो यह 10% होता है। अब इसमें क्या खास बात ध्यान रखना है, इसमें प्रेजेंट होता है एल्यूमिना। एल्यूमिना प्रेजेंट होने की वजह से होता यह है कि इसका हाइड्रेशन बहुत ही तेजी से होता है। हाइड्रेशन कितना जल्दी होता है, तो केवल 24 घंटे के अंदर ही C3A का हाइड्रेशन कंप्लीट हो जाता है। और इतना ज़्यादा तेजी से हाइड्रेशन होने की वजह से यह बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट ऑफ हाइड्रेशन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बहुत ही हाई अमाउंट में यह हीट ऑफ हाइड्रेशन को प्रोड्यूस करता है। और इसलिए यह डेटा आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि भले इसका अमाउंट कम है, लेकिन पर ग्राम अगर हम तुलना करेंगे, यानी कि 1 ग्राम C3S ले लिया, 1 ग्राम C2S ले लिया, 1 ग्राम C3A ले लिया, 1 ग्राम C4AF ले लिया, और इन चारों की हीट ऑफ हाइड्रेशन को आप कंपेयर करोगे तो सबसे ज़्यादा जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वह C3A पैदा करता है। यानी कि जब अमाउंट आप इक्वल कर दोगे ना, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो सबसे ज़्यादा पैदा होती है वो C3A में ही होती है। और ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो याद क्या रखना है कि एल्यूमिना प्रेजेंट होने की वजह से इसमें हाइड्रेशन काफ़ी जल्दी होता है और केवल 24 घंटे के अंदर इसका हाइड्रेशन कंप्लीट हो जाता है। इतना तेजी से हाइड्रेशन होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस होता है और यह हीट ऑफ हाइड्रेशन मल्टीपल प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आप इस चीज़ को समझना कि जब हाइड्रेशन इतना जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम पैदा होती है जिसे बोलते हैं फ्लैश सेटिंग या क्विक सेटिंग। क्या होती है फ्लैश सेटिंग, अभी इसी लेक्चर में हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इतना ध्यान रखिए कि C3A रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लैश सेटिंग के लिए, क्योंकि बहुत ही फास्ट हाइड्रेशन होने की वजह से यह सीमेंट के पेस्ट में स्टिफनिंग बहुत जल्दी कर देता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें प्रेजेंट है एल्यूमिना। एल्यूमिना क्या करता है ना, सल्फर के साथ जाकर के जुड़ जाता है और सल्फर के साथ जाकर के जुड़ने की वजह से यह क्या करता है, यह सल्फर अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, यानी कि केमिकल रेसिस्टेंस को कम कर देता है। केमिकल रेसिस्टेंस को कम करने के से हम कह सकते हैं कि इसकी केमिकल रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी सबसे कम होती है और यह सीमेंट का सबसे हार्मफुल इंग्रेडिएंट होता है। क्यों, क्योंकि एक तो यह फ्लैश सेटिंग करा रहा है और दूसरा यह सल्फर के साथ रिएक्ट करके वहाँ पे हमारा केमिकल अटैक भी करा रहा है। तो जब भी आपको C3A के बारे में बात करना है तो आप इसके बारे में 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। पहला तो इसका केमिकल फॉर्मूला और इसका परसेंटेज, दूसरा कि इसका केमिकल रेसिस्टेंस सबसे पुअर होता है, सबसे खराब होता है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट जो एल्यूमिना है वह सल्फर के साथ रिएक्ट करता है और वहाँ पर सल्फर अटैक कराता है, मतलब कि केमिकल रेसिस्टेंस को क्या करता है, केमिकल रेसिस्टेंस को काफ़ी कम कर देता है। ठीक है, और इन दो मेजर प्रॉब्लम की वजह से हम कहते हैं कि यह सीमेंट का दुश्मन होता है, यानी कि सीमेंट में यह सबसे हार्मफुल इंग्रेडिएंट होता है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे, अब आपने कहा कि सर देखो यहाँ पे फ्लैश सेटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो इस फ्लैश सेटिंग को रोक भी तो सकते हैं। तो हाँ, रोकते हैं। C3A की वजह से फ्लैश सेटिंग की प्रॉब्लम आती है और इसी फ्लैश सेटिंग को रोकने के लिए मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हम जिप्सम मिलाते हैं। करता क्या है जिप्सम, एक्चुअली मान लीजिए कि यह एक एटम है और यह दूसरा एटम है, या कैसे मॉलिक्यूल है, या जो कह लीजिए आप। ठीक है, यह भी आपका C3A है और यह भी आपका क्या है, C3A है। जब आप जिप्सम मिलाओगे ना तो ये जिप्सम इसके चारों तरफ एक लेयर बना देता है। ठीक है, इसके भी चारों तरफ एक लेयर बना देगा और इसके भी चारों तरफ एक लेयर बना देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यह आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब देखो, अगर लेयर बन गई तो यह लेयर आपस में चिपकेंगी ना कि C3A। इसकी वजह से क्या होगा, C3A के बीच में इंटरेक्शन कम हो जाएगा और इंटरेक्शन कम होने की वजह से इनका हाइड्रेशन थोड़ा स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्लैश सेटिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप कहोगे कि सर अगर फ्लैश सेटिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी कि इनिशियल सेटिंग अगर स्लो हो जाएगा, तो क्या फाइनल सेटिंग में कोई असर पड़ेगा, तो आंसर है नहीं। ठीक है, चीज़ों को मैं समराइज करता हूँ, फिर से इस पॉइंट पे आता हूँ। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A बोलते हैं, केमिकल फॉर्मूला क्या है, 3CaO.Al2O3। 8 से 12% प्रेजेंट होता है, कॉमनली इसको सेलेक्ट कहा जाता है। ठीक है, इसमें हाइड्रेशन बहुत ही फास्ट होता है और यह केवल 24 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से यह अर्ली हाइड्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और फ्लैश सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
एल्यूमिना प्रेजेंट होने की वजह से यह सल्फर के साथ रिएक्ट करता है और सल्फर के साथ क्रिया करके यह केमिकल रेजिस्टेंस को कम कर देता है और हम कह सकते हैं कि यह लीस्ट केमिकल रेजिस्टेंस वाला बोक्स कंपाउंड होता है और यह सीमेंट में प्रेजेंट सबसे हार्मफुल इंग्रेडिएंट होता है। अब इसमें हम लोग सल्फर वाले प्रॉब्लम को तो दूर नहीं कर सकते, वो तो होगा ही होगा, लेकिन फ्लैट सेटिंग की प्रॉब्लम को हम काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जिप्सम को ऐड करके। जिप्सम क्या करेगा, C3A के चारों तरफ एक लेयर बना देगा और यह लेयर क्या करेगी, C3A को आपस में टच होने से रोकेगी, जिसकी वजह से इसका हाइड्रेशन थोड़ा स्लो हो जाएगा और फ्लैट सेटिंग की जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी, वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन यह जो लेयर है यह कुछ समय के बाद अपने आप रिमूव हो जाती है, अपने आप दूर हो जाती है, यानी कि यह जो लेयर है वो क्या है, वह टेम्परेरी है। ठीक है, यह टेम्परेरी है, यह कुछ समय के बाद अपने आप गायब हो जाती है, जिस वजह से जिप्सम ऐड करने का कभी भी हमारे फाइनल सेटिंग पे कोई असर नहीं पड़ता है। फाइनल सेटिंग टाइम वही रहती है। इसे आपने देखा भी होगा कि मोस्टली जो सीमेंट होते हैं जिसमें आपका C3A को कंपनसेट करने के लिए जिप्सम मिलाया गया है, उसके फाइनल सेटिंग में कोई वेरिएशन नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा जिप्सम है वह इनिशियल सेटिंग और फ्लैश सेटिंग को तो प्रभावित करता है, लेकिन वह कभी भी फाइनल सेटिंग को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो काफ़ी सारी छोटी छोटी बातें थी जिसको यहाँ पे मैंने आपका एक्सप्लेन किया है। अब देखिए, अब आता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, जिसको हम बोलते हैं C4AF। अब C4AF में क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, तो देखिए C के साथ क्या है, तो C के साथ 4 है, तो अगर C के साथ 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4CaO। फिर क्या है हमारा, A है, A मतलब एल्यूमिना। एल्यूमिना कैसे होता है, तो ये होता है Al2O3 के फॉर्म में। ठीक है, फिर आपका आता है फेराइट। फेराइट क्या हो जाएगा, Fe2O3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। बहुत लोग एल्यूमिना फेराइड भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट क्या है, एल्यूमिनोफेराइड है। तो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड यानी कि C4AF, जिसको हम लोग केमिकली 4CaO.Al2O3.Fe2O3 लिखते हैं। कॉमन नेम क्या होती है, तो इसका कॉमन नेम फेलाइट होता है। कंपोजिशन की बात करेंगे तो कंपोजिशन 6 से 10% होता है, ऑन एन एवरेज 8% होता है। इसमें खास बात क्या ध्यान रखनी है, देखिए सबकी अपनी एक खास बात है। जैसे C3S अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, C2S क्या था, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था और सबसे अच्छी केमिकल रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी थी। इसी तरीके से C3A क्या था, तो C3A फ्लैश सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था और उसकी केमिकल रेसिस्टेंस सबसे पुअर थी। इसी तरीके से जब हम टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड यानी कि C4AF की बात करते हैं तो इसकी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी सबसे पुअर होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हर किसी के पास अपना कुछ ना कुछ स्पेशल पॉइंट्स है जो कि आपको वहाँ पे ऐड करेगा जब भी क्वेश्चन बनेगा। इसमें भी चूंकि एल्यूमिना प्रेजेंट है तो इस वजह से इसका भी हाइड्रेशन काफ़ी फास्ट होता है और यह हाइड्रेशन केवल 24 घंटे में पूरा हो जाता है, तो यह भी फ्लैश सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यह भी आपका कुछ ठीक उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है जैसे कि C3A था, यानी कि जिप्सम के द्वारा। यानी जिप्सम C3A और C4AF दोनों की वजह से जो फ्लैश सेटिंग की प्रॉपर्टी होती है उसको बचाने का काम करता है। लेकिन अगर कभी भी एग्जाम में आ जाएगा कि फ्लैश सेटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है और ऑप्शन में C3A और C4AF दोनों आ जाएगा तो आप C3A पर ही टिक करेंगे क्योंकि उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। ठीक है, प्रभाव के मामले में C3A का प्रभाव ज़्यादा होता है, C4AF का प्रभाव कम होता है, लेकिन दोनों फ्लैश सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अच्छा ये पॉइंट गलती से यहाँ पे आ गया है, ठीक है, इसको मत लिखना, ये मोस्ट हार्मफुल नहीं होता है। मोस्ट हार्मफुल कौन है, तो मोस्ट हार्मफुल आपका C3A है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे इसमें भी एल्यूमिना है और उसमें भी एल्यूमिना है, ठीक है, दोनों में एल्यूमिना है। तो जब दोनों में एल्यूमिना है तो यहाँ पर इसका केमिकल रेसिस्टेंस आपका C3A से बेहतर क्यों है? तुलना आती है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि C3A का केमिकल रेसिस्टेंस C4AF से पुअर होता है, क्यों? उसका कारण ये है कि C4AF में आयरन प्रेजेंट है और यह आयरन क्या करता है, सल्फर को उतने अच्छे से एल्यूमिना के साथ रिएक्ट नहीं करने देता है जितना वह C3A के साथ कर रहा था। तो जब सल्फर आएगा ना, उसके पास दो ऑप्शन होंगे, एक होगा C3A और एक होगा C4AF। तो जब वह C3A के साथ रिएक्ट करेगा तो वह आसानी से रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन वह C4AF के साथ उतने अच्छे से रिएक्शन नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें आयरन प्रेजेंट है। तो यह क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना कि आखिर वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से एल्यूमिना प्रेजेंट होने के बावजूद भी केमिकल रेजिस्टेंस जो C4AF का होता है वो C3A से बेहतर होता है। तो उसका रीजन है आयरन, ठीक है, यानी कि Fe2O3। क्लियर? अब थोड़ा सा इनकी तुलना कर लेते हैं। हमने चारों बोक्स कंपाउंड पढ़े तो अलग अलग पॉइंट्स पे यहाँ पे तुलना बनती है। जैसे सबसे पहले बाइंडिंग प्रॉपर्टी,
तो बाइंडिंग प्रॉपर्टी की जब बात करेंगे तो C3S की बाइंडिंग प्रॉपर्टी सबसे अच्छी होती है, इसके बाद C2S की होती है, उसके बाद C3A की होती है और फिर C4AF की होती है। यानी बाइंडिंग प्रॉपर्टी सबसे अच्छी होती है C3S की और सबसे पुअर होती है C4AF की। हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात किया जाए तो हीट ऑफ हाइड्रेशन पर ग्राम की बात कर रहा हूं मैं, टोटल की बात नहीं कर रहा हूं, पर ग्राम की बात कर रहा हूं। यानी कि जब तुलना बराबर स्केल पे किया जाए, ऐसा थोड़ा तुलना कर सकते हैं कि एक का 1000 ग्राम ले लिया, एक का 10 ही ग्राम लिया, तो पर ग्राम यानी कि सबकी तुलना 1 ग्राम के बेसिस पे की जाए तो C3A का हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, फिर C3S का होता है, फिर C4AF का होता है, देन C2S का होता है। यानी हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे कम किसका होता है? C2S का। रेट ऑफ हाइड्रेशन की बात किया जाए तो रेट ऑफ हाइड्रेशन C4AF का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, देन आपका C3A का होता है, देन C3S का होता है और आखिरी में C2S का होता है। वाटर रिक्वायरमेंट की बात किया जाए हाइड्रेशन के लिए, यानी हाइड्रेशन को कंप्लीट करने के लिए कितने पानी की जरूरत है उसकी अगर बात किया जाए तो C3S को सबसे ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, देन C2S को उससे कम की रिक्वायरमेंट होती है, देन C3A और C4AF इन दोनों को बराबर रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि यहाँ पे आप दोनों में इक्वल साइन लगा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ऑप्शन में ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो C3A और C4AF इन दोनों को लगभग 20% वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, कितने की? 20% वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करते हैं C3A की, सॉरी C2S की, तो C2S को रिक्वायरमेंट होती है 21% की और C3S को रिक्वायरमेंट होती है 24% की। तो उस बेसिस से आप कह भी सकते हैं कि हमने कैसे यह रेंज बनाया है। तो हाइड्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जो हमारा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वह हमारा C3S में 24% बाई वेट ऑफ सीमेंट होती है, C2S में 21% बाई वेट ऑफ सीमेंट होती है, C3A और C4AF दोनों में बराबर होती है 20-20%। क्लियर है? याद रहेगा? चलिए, तो ये हो गया कि क्या होते हैं बोक्स कंपाउंड और उनके क्या क्या अलग अलग टर्मिनोलॉजी होती है और किस तरीके से हमने क्या किया है, किस तरीके से हमने यहाँ पर इनका कंपैरिजन किया है। इन सब चीज़ों को मैंने आपके सामने रखा है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे कुछ मिसलेनियस पॉइंट है, उसको ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हमारा आता है वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द प्रॉपर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। मतलब कि हमने हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट तो पढ़ लिया, जिसमें हमने पढ़ा कि जब भी सीमेंट का वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो उसे हम हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट कहते हैं। सवाल उठता है कितना पानी चाहिए। तो पानी हमें दो चीज़ों के लिए चाहिए होता है, एक केमिकल रिएक्शन के लिए और एक जो वाइट्स हैं उसको अच्छे से फिल करके वहाँ पे जगह बनाने के लिए। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन को पूरा करने के लिए जो पानी चाहिए तो उसे हम बोलते हैं केमिकल वाटर। यानी कि जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई सीमेंट को हाइड्रेशन कंप्लीट करना है तो कितना पानी चाहिए, तो जो पानी का आंसर आएगा वो केमिकल रिएक्शन और वाइट्स को भरने के लिए जो पानी चाहिए उन दोनों को मिला करके आता है। ठीक, तो जब भी हम सीमेंट के हाइड्रेशन की बात करेंगे तो वहां पे हमारा वाटर रिक्वायरमेंट केमिकल वाटर और जेल वाटर दोनों से आएगा। अब देखिए केमिकल वाटर क्या होता है, तो केमिकल वाटर वाटर का वह हिस्सा होता है जो कि सीधे तौर पर केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, यानी कि CSH और एट्रिंगाइट जेल बनाने में हेल्प करता है और यह सीमेंट के वेट का 23% यूज किया जाता है। जेल वाटर वह वाटर होता है जो कि जब हम देखिए पानी जब डालोगे ना तो आप केमिकल वाटर है या जेल वाटर है कह के नहीं डालोगे, आप तो पहले डाल दोगे। देखिए अब वह पानी जो है वो अलग अलग पर्पस में यूज होता है और उसी अलग अलग पर्पस के बेसिस पे उसका नाम रखा गया है। तो जब पानी ऐड करोगे, जो पानी केमिकल रिएक्शन में सीधा भाग लेगा उसे हम केमिकल वाटर बोलेंगे और यह लगभग सीमेंट के वेट का 23% होता है। ठीक, और जो पानी आपका सरफेस के द्वारा या वाइट्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा या उसमें स्टोर हो जाएगा उसे हम जेल वाटर कहते हैं, जो कि सीमेंट के वेट का 15% होता है। यानी कि हाइड्रेशन को कंप्लीट करने के लिए इन दोनों का पूरा होना जरूरी है। तो 23% प्लस 15% यानी कि हमें 38% पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ से आंसर आता है कि जब कभी भी हमको सीमेंट के प्रॉपर हाइड्रेशन की जरूरत है तो हमको मिनिमम 38% बाई वेट ऑफ सीमेंट पानी की जरूरत होती है। क्लियर? तो हमने जो पानी डाला है वह इस तरीके से बांटा जाता है। थोड़ा सा और इसमें डेप्थ में चलेंगे अगर, तो यहाँ पे हम पानी को जो केमिकल वाटर है, ठीक है, और जो जेल वाटर उसको इस तरीके से भी कहते हैं कि टाइप्स ऑफ वाटर 3 तरह के होते हैं। हम सीमेंट की बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पे सीधा तौर पे कैलकुलेशन या डिजाइनिंग में जो भाग लेते हैं उनके बारे में बात किया, और इन जनरल जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि टाइप्स ऑफ वाटर जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है कंबाइंड वाटर जो कि केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, यानी कि जाकर के केमिकल रिएक्शन में जुड़ जाता है, वह इवापोरेट नहीं होता है और इसी को हम केमिकल वाटर कहते हैं, जो कि आपका 23% होता है। ठीक है, दूसरा होता है जेल वाटर जो कि वाइट्स और सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है और यह होता है हमारा 15%। तीसरा जो होता है वह होता है कैपिलरी वाटर,
यह जो भी आपके कैपिलरी वॉइड्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है और यह इवापोरेट होकर के दूर निकल जाता है और इसीलिए डिजाइनिंग के दौरान आप इसको ध्यान नहीं देते हैं। 23 और 15 को जोड़ दिया 38 बन गया और 38 के अलावा जो भी पानी है वो इवापोरेट हो जाएगा, तो उसको हम कैपिलरी वाटर कहते हैं। तो आप चाहे इस तरीके से आंसर करो, आप चाहे इस तरीके से आंसर करो, दोनों इसलिए बताया है क्योंकि एग्जामिनर के पूछने के तरीके में चेंजेस देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि वह इवापोरेशन के बेसिस पे आपसे सवाल करे, हो सकता है कि वह आपसे रिक्वायरमेंट के बेसिस पे बात करे। अगर रिक्वायरमेंट के बेसिस बात करेगा तो हमारा आंसर होगा 2, केमिकल वाटर, जेल वाटर। केमिकल वाटर जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे यानी 23%, जेल वाटर जो कि वॉइड्स और सरफेस द्वारा एब्जॉर्ब होंगे यानी कि 15%। और जब वह वाटर के नेचर के बेसिस बात करेगा, उसके इवापोरेशन के बेसिस बात करेगा, तो हम वहां पर आंसर करेंगे कि 3 होते हैं। कंबाइंड वाटर जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, इवापोरेट नहीं होगा यानी कि केमिकल वाटर जो कि 23% होता है। जेल वाटर जो कि वॉइड्स और सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो अगेन यह भी इवापोरेट नहीं होगा, तो 15%। कैपिलरी वाटर जो कि कैपिलरी वॉइड्स पे प्रेजेंट होता है और यह इवापोरेट होता है, इसलिए इसको डिजाइनिंग के दौरान हम ध्यान नहीं देते हैं और 38% के अलावा यह शामिल होता है। हम कभी भी वाटर रिक्वायरमेंट में इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। क्लियर? चलिए, लास्ट टॉपिक जो आता है हमारा आज के चैप्टर का, वो है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटिंग इन सीमेंट। हमने पढ़ा बॉक्स कंपाउंड क्या होते हैं, हमने पढ़ा हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या होता है, हमने पढ़ा हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट को पूरा करने के लिए कितना वाटर चाहिए। अब आता है हमारा कि डिफरेंट टाइप की सेटिंग क्या होती है। 2 तरह की सेटिंग हमको देखने को मिलती है, एक होता है फ्लैश सेटिंग, एक होता है फॉल्स सेटिंग। इसके अलावा तो हमारी जो सेटिंग हो तो रहेगी ही, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सेटिंग को हम निगेटिव वे में पढ़ रहे हैं, जो हमारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक तरीके से सीमेंट के सेटिंग के दौरान जो प्रॉब्लम है हम उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो फ्लैश सेटिंग क्या होती है? तो फ्लैश सेटिंग जनरली आपको एल्यूमिना की वजह से देखने को मिलती है और वह भी खास तौर पर C3A की वजह से। C3A और C4AF दोनों फ्लैश सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, लेकिन ऑप्शन में अगर दोनों आ जाएगा तो आप C3A पर ही टिक करेंगे क्योंकि उसका प्रभाव ज्यादा होता है। ठीक है, तो फ्लैश सेटिंग आपका एल्यूमिना की वजह से होती है, खास तौर पे C3A की वजह से। इसे हम क्विक सेटिंग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सीमेंट बहुत ही जल्दी हार्ड हो जाता है, बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है। इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि हमें कोई स्ट्रेंथ गेन नहीं होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलती है और जो आपका सीमेंट का कंपोनेंट है वो हार्ड हो जाता है, परमानेंटली रिजिड होता है, जिससे कि आप उसे स्पेशल शेप में ढालने अगर चाहते हैं तो आप ये काम नहीं कर पाओगे। सोचो आपने तसले में सीमेंट को भरा और आप ले करके जा रहे हो बीम की कास्टिंग करने के लिए, और उससे पहले उसने क्या किया, पत्थर का रूप ले लिया। अब उसमें कोई खास स्ट्रेंथ नहीं है क्योंकि उसकी क्यूरिंग हो नहीं पाई कुछ खास, लेकिन उसका शेप अब परमानेंट हो चुका है। अब उसके हेल्प से आप बीम या स्लैब कास्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमारे बहुत नुकसानदेह होता है कि अगर फ्लैश सेटिंग हो जाएगी यानी क्विक सेटिंग हो जाएगी तो कंक्रीट अपना खुद का एक शेप धारण कर लेगा जिसके अंदर स्ट्रेंथ भी नहीं होगी और हमने उसकी अभी कास्टिंग भी नहीं की है, तो वो हमारे किसी काम का भी नहीं होगा। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम जिप्सम का यूज करते हैं, और जिप्सम किस तरीके से फ्लैश सेटिंग को रोकता है यह अभी मैंने आपको बताया है। तो फ्लैश सेटिंग क्या होती है? फ्लैश सेटिंग या क्विक सेटिंग यह एल्यूमिना की वजह से देखने को मिलती है, जिसमें सीमेंट बहुत ही जल्दी हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कुछ खास स्ट्रेंथ गेन हुए बिना हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन और शेप में रिजिडिटी देखने को मिलती है, और उसकी वजह से सीमेंट जो होता है वो वेस्ट हो जाता है। इससे बचने के लिए हम लोग सीमेंट में क्या करते हैं, जिप्सम मिलाते हैं। ना केवल एल्यूमिना बल्कि एल्कलीज की वजह से भी कई बार हमको फ्लैश सेटिंग देखने को मिलती है, तो ये भी आप याद रखना। ऑप्शन में आ जाए तो काट मत देना। हाँ, ऑप्शन में अगर एल्कली और एल्यूमिना दोनों दिया रहेगा तो आप एल्यूमिना को ही प्रेफर करना। क्लियर? चलिए, सेकंड आता है हमारा फॉल्स सेटिंग। फॉल्स सेटिंग भी सेटिंग में होने वाली एक प्रॉब्लम है। ज़्यादा अच्छा बोले तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटिंग इन सीमेंट की जगह मुझे लिखना चाहिए था डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इन सेटिंग ऑफ सीमेंट। ठीक, चलो कोई बात नहीं समझ तो रही आप। तो फॉल्स सेटिंग की अगर बात करें तो फॉल्स सेटिंग जिप्सम की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, जिप्सम के अलावा बहुत गर्म जो क्लिंकर होते हैं या फिर जो एल्कलीज होते हैं उनकी वजह से भी फॉल्स सेटिंग देखने को मिलता है। फॉल्स सेटिंग का मतलब ये होता है कि आपको भ्रम होता है कि सेटिंग हो चुकी है, लेकिन जब आप जैसे ही आप उसमें थोड़ा सा पानी मिलाते हैं तो आपको पता चलता है कि यार सेटिंग तो हुई नहीं थी, ये तो फिर से सॉफ्ट हो गया। होता क्यों है ऐसा? होता इसलिए है कि जिप्सम का फॉर्मूला को याद होगा, ये होता है CaSO4.2H2O। ठीक, तो होता यह है कि जब आप जिप्सम मिलाते हो ना तो बहुत ही हाई टेम्परेचर पीछे से क्लिंकर आया है, तो जिप्सम जब उसके इंट्रैक्शन में आता है तो उसका ये जो क्रिस्टलाइन वाटर है ना, ये टूट के अलग हो जाता है और बचता क्या है, केवल CaSO4.12H2O। अब इसको होता है एनहाइड्रस। ठीक है, अब होता क्या है, जिप्सम के पास पानी की हो गई कमी, उसे आदत थी 2 मोल की, उसके पास आपने छोड़ा आधा मोल। अब ये जो 1.5 मोल है ना, यह जो आप पानी डालते हो उससे पूरा करता है। फिर समझना,
जब आप जिप्सम मिलाते हो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान तो पीछे से क्लिंकर आ रहा था ग्राइंडिंग के लिए, तो उस समय क्लिंकर बहुत ज़्यादा गर्म था। जिप्सम आपने जैसे ही उसमें मिलाया तो जिप्सम भी गर्म हो गया। अब हुआ ये कि चूंकि जिप्सम में आपका CaSO4.2H2O जो फॉर्मूला होता है उसमें 2H2O जो है वो क्रिस्टलाइन वाटर है। तो हुआ ये कि बहुत ज़्यादा हीट की वजह से क्रिस्टलाइन वाटर लॉस हो गया और यह 2H2O की जगह बचा क्या, केवल हाफ H2 बचा। तो ये जो 1.5H2O का जो नुकसान हो गया ना, ये कैल्शियम सल्फेट जो होता है या जिप्सम जो होता है, जो आपने हाइड्रेशन पे पानी मिलाया है वह उसको सोख करके एब्जॉर्ब करके पूरा करता है, जिस वजह से ये क्या करता है, जिस वजह से यह हार्ड हो जाता है। और हार्ड होने की वजह से आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमारा जो सेटिंग है वो पूरा हो गया है, लेकिन एक्चुअल में यह कंप्लीटली हार्ड नहीं हुआ है। आप इसको जैसे ही थोड़ा सा पानी इसमें आप ऐड करोगे, थोड़ा सा इसको आप शेप में चेंज करने का प्रयास करोगे, या वापस से क्या होगा, या वापस से अपने शेप को चेंज कर लेगा और हमारा वहाँ पे सारा किया कराया वेस्ट हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं फॉल्स सेटिंग, जिसमें कि आपको सेटिंग होने का एहसास होता है लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ यहाँ पे सेटिंग हुआ है ही नहीं और बिना प्रोसेस के हो गया है, इसीलिए कुछ खास हीट ऑफ हाइड्रेशन भी निकला नहीं है। हीट ऑफ हाइड्रेशन तब निकलेगा ना जब केमिकल रिएक्शन होगा, ये तो उससे पहले की बातें हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलेगा हाइड्रेशन रिएक्शन से, ये तो उससे पहले ही सब कुछ हो जा रहा है। ठीक है, तो फॉल्स सेटिंग क्यों होता है, तो जिप्सम, हॉट क्लिंकर और एल्कलीज की वजह से होता है। कैसे होता है, तो जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग के दौरान पीछे से बहुत ही हाई टेम्परेचर पर क्लिंकर आता है और वह जिप्सम के साथ रिएक्ट करता है, तो जिप्सम में जो आपका क्रिस्टलाइन वाटर होता है उसका लॉस हो जाता है और यह लॉस हुए वाटर को वापस से प्राप्त करने के लिए किसकी हेल्प लेता है, तो जो भी आपने पानी ऐड किया हाइड्रेशन के लिए उसको सोक करके पूरा करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे हमको स्टिफनिंग देखने को मिलती है लेकिन कोई भी स्ट्रेंथ गेन नहीं होता है, कोई भी हीट ऑफ हाइड्रेशन लिबरेट नहीं होता है। और इसी को हम बोलते हैं फॉल्स सेटिंग, जिसमें हमको सेटिंग होने का भ्रम होता है लेकिन सेटिंग एक्चुअली हुआ नहीं है। तो कंप्लीटली आपको मैंने आज हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट पढ़ाने का प्रयास किया, तो किस तरीके से यहाँ पे हाइड्रेशन कंप्लीट हुआ है और किस तरीके से बोक्स कंपाउंड अपना काम करते हैं। अब इसी से रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की थोड़ी यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमने सीखा है अगर एग्जामिनर उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा तो कैसे बनाएगा। तो देखिए क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे, 11 से आज शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। अब देखिए यहाँ पे फंडामेंटल प्रॉपर्टी की बात यहाँ पे कर रहा है, तो आपको पता हाइड्रेशन के दौरान क्या क्या होता है, तो यहाँ चेक करते हैं। कह रहा है मेकिंग ऑफ बाइंडिंग जेल, सही बात है, इट्रिंगाइट और CaSH जेल का निर्माण होता है, तो यह तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बनता है, हाइड्रेशन के दौरान CaSH जेल के साथ बाई प्रोडक्ट में हमेशा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ये भी सही है। इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, यह उष्माग्राही प्रतिक्रिया है, नहीं यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक नहीं होता है। तो यही स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, इनकरेक्ट के बारे में पूछा था, यानी कौन सा यहाँ पे फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है, तो हमारा यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बोक्स कंपाउंड हैज हाईएस्ट केमिकल रेजिस्टेंस, इनमें से किसका केमिकल रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है। तो जहां एल्यूमिना होगा वो तो बिल्कुल नहीं होंगे, तो C3A और C4AF तो नहीं होंगे क्योंकि एल्यूमिना सल्फर को अपने पास बुलाता है। C3S भी नहीं होता है, बचा कौन, C2S, और C2S की यही प्रॉपर्टी होती है कि इसका केमिकल रेजिस्टेंस सभी बोक्स कंपाउंड में सबसे ज्यादा होता है। अगला क्या कह रहा है, लीस्ट अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस इन विच हाइड्रेशन केस, किस हाइड्रेशन केस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सबसे कम बनता है। ध्यान रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका सबसे कम बनता है जब बेलाइट के साथ रिएक्शन होता है, यानी कि C2S के साथ। आपको अगर सर C3A और C4AF के साथ तो बनता ही नहीं है तो जीरो ले लो, नहीं, हम बनने के बाद कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को बनाया ही उस बेसिस पे है, नहीं तो यहाँ पे C और D नहीं दिया होता। ठीक है, तो बनता किस में है, तो एलाइट और बेलाइट की किस में बनता है, एक में 3 मोल बनता है, एक में सिंगल मोल बनता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर बेलाइट यानी कि C2S हो जाएगा। वहाँ पे बिल्कुल तुरंत खाल दिमाग मत लगाना कि सर इट्रिंगाइट बनेगा C3A और C4AF में, वहाँ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा ही नहीं, तो वो तो जीरो हो गया, तो इन पर टिक कर दे क्या, नहीं, तुलना तब करोगे जब वो बनी है, और बनी है तो इन दोनों बनी है। ठीक है, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज फास्टेस्ट रेट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा किस में होता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाती है चीजें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो C3S, C2S, C3A एंड ऑल हैव सेम, लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा तुलना करेंगे रेट ऑफ हाइड्रेशन की, तो रेट ऑफ हाइड्रेशन यहाँ पे आप देखो तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, C4AF का होता है,
फिर C3A का होता है, देन C3S, देन C2S। लेकिन ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो C4AF का तो यहाँ पर जिक्र ही नहीं किया है। तो जब जिक्र नहीं किया तो उसके बाद जिसका नंबर आता है हम उस पर टिक करेंगे। लॉजिकली तो यहाँ पर इनको C4AF देना चाहिए था, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, लेकिन C4AF नहीं है तो उसके बाद जिसका नंबर आता है हम उस पर टिक करेंगे। क्लियर? चलिए आगे क्या है, फॉर द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ विच बॉक्स कंपाउंड इज नेसेसरी। अगर हमको स्टार्टिंग के फेज की स्ट्रेंथ की जरूरत है तो कौन सा बॉक्स कंपाउंड हमारी सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। तो आपको याद होगा मैंने सिखाया था कि जब कभी भी यहाँ पे बात आती है अर्ली स्ट्रेंथ की तो वहां पे एक ही हीरो है जो निकल के आता है, वो कौन है, C3S। और जब भी बात आएगी अल्टीमेट स्ट्रेंथ की तो हमारा आंसर हो जाएगा C2S। C3A और C4AF का स्ट्रेंथ में कुछ खास योगदान नहीं होता है और स्ट्रेंथ में सबसे कम योगदान C4AF का होता है। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट्स जाते हैं। अर्ली स्ट्रेंथ के लिए C3S, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए C2S और लीस्ट स्ट्रेंथ के लिए हमारा C4AF। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फॉर द मास कंस्ट्रक्शन वर्क विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। मास कंस्ट्रक्शन वर्क मतलब कि बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स के लिए आपको याद होगा मैंने बताया था कि हम C2S का यूज करते हैं, जैसे डैम हो गया, जैसे ब्रिज हो गया, जैसे रिटेनिंग वॉल हो गया। तो वहां पे हीट ऑफ हाइड्रेशन को कम किया जाता है ताकि थर्मल क्रैक कम बने, और थर्मल क्रैक कम हो इसलिए हम C2S का यूज करते हैं। अगला आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एज्यूम टू बी एनिमी ऑफ सीमेंट। सीमेंट का दुश्मन किस कंपाउंड को कहा जाता है। और आपको याद होगा मैंने बताया था कि C3A को हम क्या बोलते हैं, एनिमी ऑफ सीमेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो यह सल्फर अटैक भी करा रहा है और दूसरा यह आपका फॉल सेटिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहां पे चूंकि ये दो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एनिमी ऑफ सीमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर द प्री फैब्रिकेशन वर्क विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट सुटेबल। प्री फैब्रिकेशन वर्क के लिए यानी कि प्री कास्टिंग वर्क के लिए कौन सा सीमेंट सबसे अच्छा है, कौन सा कंपाउंड सबसे अच्छा है। तो इसका आंसर होता है C3S, क्योंकि यही अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो कोई भी अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वही प्री फैब्रिकेशन में हेल्प करेगा। बढ़िया, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज लीस्ट केमिकल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी। सबसे कम केमिकल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी किसमें होती है। तो आंसर होता है हमारा यहाँ पे C3A। एल्यूमिना प्रेजेंट होने की वजह से C3A और C4AF दोनों की केमिकल रेजिस्टेंस काफी कम होती है, लेकिन अगर हम बात करेंगे C4AF की तो इसमें आयरन प्रेजेंट है और यह आयरन C4AF को थोड़ा एक्स्ट्रा केमिकल रेजिस्टेंस देता है C3A की तुलना में। ठीक है, तो याद रखेंगे आप इसको, छोटी छोटी डिटेल्स है और एग्जाम में पूछी जाती है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, C3A हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सल्फर हैज लेस इफेक्ट ऑन C4AF ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच एलिमेंट। सिखाया आपको, C4AF पर भी सल्फर का अटैक होता है, C3A पर भी सल्फर का अटैक होता है, लेकिन C3A पे ज्यादा होता है, C4AF पे कम होता है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट है F, और F मतलब क्या, हमारा आयरन। बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रेट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, तो रेट ऑफ हाइड्रेशन को बढ़ते से छोटे क्रम में अगर हम अरेंज करेंगे तो सबसे ज्यादा होता है आपका C4AF का, देन आता है C3A का, तो आता है C3S का, और फिर आता है C2S का। और अगर हम यहाँ मैच करें तो हमारा ऑप्शन C इस पैमाने पर खरा उतरता है। जो आपको वहां पर रिलेशन लिखवाया है वो याद रखोगे तो एग्जाम में आप बैठोगे कैसे भी क्वेश्चन बनेगा आप कर ले जाओगे। इसी में एक और रिलेटेड क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन एक मिस हो गया लेकिन चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 23 क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वाटर इज नॉट इन्वॉल्व इन कैलकुलेशन ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द प्रॉपर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। जब हम सीमेंट के प्रॉपर हाइड्रेशन के लिए वाटर रिक्वायरमेंट का कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पे कौन से टाइप ऑफ वाटर का यूज नहीं करते हैं। तो हमारा दो ही वाटर है जो यूज किया जाता है, एक है हमारा केमिकल वाटर जिसको हम कंबाइंड वाटर भी कहते हैं। तो कंबाइंड वाटर और केमिकल वाटर तो सेम हो गए, तो A और C तो आंसर नहीं होगा। दूसरा होता है हमारा जेल वाटर, तो जेल वाटर भी नहीं होगा, यानी कि कैपिलरी वाटर का यहाँ पे हम यूज नहीं करते हैं। किसके लिए, कैपिलरी वाटर का हम यूज नहीं करते हैं कैलकुलेशन में जब भी हम वाटर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, क्योंकि यह हाइड्रेशन के दौरान क्या होगा, सॉरी इवापोरेशन के दौरान क्या होगा, इवापोरेट हो जाएगा और हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। देन आता है हमारा नेक्स्ट, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रेशन। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं। जब क्वेश्चन में केमिकल रिएक्शन के लिए पूछेगा आंसर हो जाएगा हमारा 23%। जब क्वेश्चन में कंप्लीट हाइड्रेशन की बात करेगा आंसर हो जाएगा 38%, और जब क्वेश्चन में जेल वाटर की बात करेगा तो आंसर हो जाएगा 15%। तो क्वेश्चन क्या पूछा है इस बात पर हमारा आंसर डिपेंड करता है। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की बात की थी तो आंसर हमारा 23% हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सेटिंग ऑफ सीमेंट।
सीमेंट के सेटिंग के लिए कौन सी बात यहाँ पर सही नहीं है। पहला, फ्लैश सेटिंग इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना। सही बात है, एल्यूमिना की वजह से और एल्कलीज की वजह से हमको फ्लैश सेटिंग देखने को मिलती है। दूसरा है, फ्लैश सेटिंग शोज परमानेंट रिजिडिटी विदाउट स्ट्रेंथ गेन। ये भी सही है, उसमें हमको रिजिडिटी यानी कि शेप का फिक्स होना तो दिख जाता है, लेकिन हमें कोई स्ट्रेंथ मिलती नहीं है। फॉल्स सेटिंग इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जिप्सम विच एब्जॉर्ब्स द वाटर। ये भी सही है, जिप्सम, हॉट क्लिंकर और एल्कलीज की वजह से हमको फॉल्स सेटिंग देखने को मिलती है। जिप्सम हाई टेम्परेचर पे बर्निंग की वजह से जो क्लिंकर गर्म होकर आया है, उसके कांटेक्ट में आने पे जो वाटर लॉस हो रहा है उसका क्रिस्टलाइन वाटर, उसकी कमी को पूरा करने के लिए वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा गलत नहीं है। और ये होता है हमारा हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट कंप्लीट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी थ्योरी मैंने पढ़ाई है वो अच्छे से समझ में आया होगा, और जो भी ऑब्जेक्टिव कराया है वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आप इस वीडियो को ऐप पे देख रहे हैं तो बढ़िया से इसका शॉर्ट नोट्स बना लेना, और अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके कोर्सेज की पूरी लिंक दी है, आप अपनी फैसिलिटी के हिसाब से जो आपको कोर्स ज्वाइन करना है आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 50% ऑफ चल रहा है, तो फिर आपको उसका ज़्यादा फायदा मिलेगा। न्यू ईयर डिस्काउंट है ये, उसके बाद प्राइस वापस से बढ़ के 1600 रुपये हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम लोग बात करेंगे जो भी हम लोग सीमेंट पे टेस्टिंग करते हैं उनकी डिटेल्स के बारे में। तो थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, और बढ़िया से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।